बाहर शराबी डाकुओं की मंडली जम गई थी। थोड़ी देर बाद उनके हाउ हू की आवाजें बुलंद से बुलंदतर हो गई थी। मेरे पास घड़ी नहीं थी, वक्त का मुझे कोई अंदाजा नहीं था। मुझे वक्त मालूम करने की खास जरूरत भी नहीं थी। मैं तो इन लोगों के शराब में धुत होने का इंतजार कर रहा था। बाहर से ढोलक बजने और गाने की आवाज आने लगी। ये धमा चौकड़ी काफी देर तक जारी रही। इतने में एक आदमी मेरे लिए रोटी और हिरन का भुना हुआ गोश्त लेकर आ गया। मैंने उससे पूछा, सुरंग में जो लड़की कैद है उसको भी खाना दिया है या नहीं? वो बोला, उसको तो 2 घंटे पहले ही दे आया था। सरदार ने कहा, अगर शराब पीनी हो तो आ जाओ। मैंने कहा, सरदार से कहो शुक्रिया, मुझे नींद आ रही है और सुबह उठकर मुझे लड़की से खत भी लिखवाना है। खत लिखवाने की बात मैंने इसलिए की थी कि ये सुनकर लक्खू मुझे शराब पीने पर मजबूर नहीं करेगा, ताकि मैं सुबह होशमंदी की हालत में लड़की से ठीक ठीक खत लिखवा सकूं। वो आदमी चला गया। मैंने चारपाई पर बैठकर खाना खाया। मिर्चें बहुत थी। पानी पिया और सिगरेट सुलगा कर लेट गया। ये सिगरेट मुझे लक्खू ने दिए थे। भारतीय सिगरेट थे, बड़े सख्त और घटिया थे, मगर मुझे सब कुछ खा पी कर हजम कर लेने की तरबियत दी गई थी। मैं आला से आला और घटिया से घटिया सिगरेट पी सकता था और मेरा गला खराब नहीं होता था। आदमी को सख्त जाने की आदत डालनी थी। नाजुक मिजाज बने रहने से आदमी की मदाफियत की कुव्वतें कमजोर हो जाती हैं। ये जरूर है कि आदमी को हलाल हराम का फर्क जरूर कर लेना चाहिए। मैं चारपाई पर लेटा सिगरेट पी रहा था, मगर मेरे कान बाहर की आवाजों पर लगे थे। शराबियों ने खूब शोर मचा रखा था। शायद वो किसी आदमी से नंगा डांस करवा रहे थे। जैसे जैसे रात गुजर गई उनकी आवाजें खत्म होना शुरू हो गईं। अब बाहर से किसी वक्त किसी की आवाज आ जाती कि फुला कहाँ है, फुला ने बोतल कहाँ छुपाई है, मुझे और दारू दे रामू रे। कुछ और वक्त गुजर गया। बाहर गहरी खामोशी छा गई। मैं आहिस्ता से उठकर झोंपड़ी के दरवाजे पर आ गया। मैंने देखा दरख्त की शाख के साथ लटकी हुई लालटेन जल रही थी। नीचे दरी पर शराब में धुत सारे आदमी बेहोश पड़े थे। कोई इधर पड़ा था, कोई उधर। मैंने गौर से माहौल का जायजा लिया। वहां ना कोई आवाज थी और ना कोई पहरेदार किसी जगह बैठा या चलता हुआ नजर आया। मैं दबे पांव बड़ी एहतियात के साथ बाहर निकलने के बजाय यूं बेनियाजी से झोंपड़ी से निकलकर पत्थर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, जैसे मामूल के मुताबिक नीचे नदी पर पानी वगैरह पीने जा रहा हूँ। मगर मेरी आंखें चौकस थीं और मैं चारों तरफ नजरें घुमाकर एक एक चीज का जायजा ले रहा था। ये लोग मुझसे दूर दरी पर धुत पड़े थे। उनमें लक्खू भी होगा। इस ख्याल से कि अगर वो थोड़ी होश में होगा तो मुझे नीचे जाता देखकर जरूर आवाज देगा। मैं सीढ़ियों के पास जाकर रुक गया और फिर यूं ही टहलने लगा। टहलता टहलता मैं लालटेन के पास आ गया। मुझे एक तरफ से कटकट की आवाज आई। मैंने चौंक कर देखा, चूल्हे के पास एक बिल्ली बैठी हड्डियां चबा रही थी। ये सब लोग बेहोश पड़े थे। मैंने देख लिया इनमें रामू और लक्खू भी थे। उनकी बंदूकें और राइफलें एक तरफ दरख्त के साथ लगी हुई थी। अचानक मुझे ख्याल आया कि एक राइफल या बंदूक भी साथ लेनी चाहिए, रास्ते में इसकी जरूरत पड़ सकती है। अब मैं दबे पांव उठाता उस दरख्त की तरफ गया जहां बंदूकें और राइफलें रखी हुई थी। गोलियों की बेल्टें भी दरख्तों की शाखों के साथ लटकी हुई थी। मैंने एक राइफल उठा ली। मैगजीन की बेल्ट उसके साथ ही लटक रही थी। राइफल 303 की थी। उस जमाने में उस राइफल का शिकारियों और डाकुओं के यहाँ बड़ा रिवाज था। मैंने जल्दी से राइफल उठाई, मैगजीन की बेल्ट कांधे पर डाली और सीढ़ियां उतरकर नीचे उस जगह पर आ गया जहां घोड़े बंधे हुए थे। घोड़ों पर जीनें पड़ी थीं और वो खामोश खड़े थे, जैसे खड़े खड़े सो गए हों। पहले ख्याल आया कि 2 घोड़े ले चलूं, फिर सोचा कि 2 घोड़े शोर न मचाएं, एक घोड़ा ही काफी होगा। लड़की को पीछे बिठा लेंगे। हमें घुड़दौड़ की रेस में तो हिस्सा नहीं लेना, बस जंगल ही पार करना है। खतरा था कि घोड़े को अजनबी आदमी के हाथ का लम्स महसूस हुआ तो वो कहीं बिदक न जाए। इसके लिए मैं बड़े आराम से एक घोड़े के पास गया और बड़ी मोहब्बत से उसकी गर्दन पर हाथ फेरने लगा। घोड़े ने जरा सा गर्दन को झाड़ा, खर किया और फिर खामोश हो गया। वहां अंधेरा था, कोई लालटेन वगैरह नहीं जल रही थी, मगर मुझे झाड़ियों के पीछे टीले के नीचे जाती पगडंडी की धुंधली बल खाती लकीर नजर आ रही थी। मैंने आहिस्ता से घोड़े की बाग दरख्त की शाख से खोली और बड़े आराम से घोड़े को लेकर झाड़ियों में से गुजरने लगा। मैं उसे इस ख्याल से पगडंडी पर न लाया कि उसकी टापों की आवाज पैदा होगी और मुमकिन है आसपास कोई डाकू सो रहा हो और वो बेदार हो जाए। ये मेरी इंतहाई एहतियात थी। कुछ दूर घोड़े को झाड़ियों और घास में चलाने के बाद आगे जाकर उसे ऊपर चढ़ाकर पगडंडी पर ले आया। यहाँ टीले के पीछे जो सुरंग थी उसकी एक पतली सी पगडंडी ऊपर से नीचे आ रही थी। मैंने घोड़े को उसी जगह एक झाड़ी में बांधा, अपनी राइफल उतार कर घोड़े पर डाली और चढ़ाई चढ़कर टीले के सुरंग के थाने की दाएं जानिब आकर रुक गया। जो डाकू रात को सुरंग के बाहर पहरा देता था वो अंधेरे में मुझे एक पत्थर से टेक लगाकर बैठा धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। मालूम नहीं वो सो रहा था कि जाग रहा था, मगर वहाँ मौजूद था और मुझे उसे वहाँ से इस तरह हटाना था कि वो शोर भी न मचा सके और मेरे हाथों हलाक भी न हो। एक बाशऊर तरबियत याफ्ता कमांडो कभी किसी इंसान को यूं ही हलाक नहीं करता, वो सिर्फ दुश्मन पर कारी ज़रब लगाता है। मासूम और बेगुनाह लोगों की वो हिफाजत करता है। मैं दबे पांव शबनम में भीगी हुई घास में चलता अंधेरे में सुरंग की एक तरफ होकर रुक गया। मैंने एक पत्थर करीब ही फेंका। पत्थर की आवाज पर डाकू उठ खड़ा हुआ। वो जाग रहा था। जिस तरफ से आवाज आई थी वो उस तरफ चल पड़ा। वो मेरी तरफ आ रहा था।
मैं अपने हिसाब से एक तरफ हो गया। अब वो मेरे बिल्कुल करीब से होकर झुककर इधर उधर देखता जरा आगे हुआ। मैंने फौरन अपना दायां बाजू सामने की जानिब से उसकी ठोड़ी के ऊपर उसकी गर्दन में डाला। अगर मैं इसे जोर से झटका देता तो उसकी गर्दन फौरन टूट जाती, मगर मैं उसे हलाक नहीं करना चाहता था। उसे पकड़ना और कानून के मुताबिक सजा देना इस इलाके की पुलिस का काम था। वो मेरा दुश्मन नहीं था, वो मेरे मुकाबले पर नहीं उतरा था। वो मेरे रास्ते में हायल हुआ था और मैं उसे हलाक किए बगैर अपने रास्ते से हटा सकता था। चुनाचे मैंने उसकी गर्दन को अपने बाजू में दबोचकर सिर्फ इतनी देर के लिए उसके फेफड़ों में जाने वाली ऑक्सीजन बंद कर दी जितनी देर में वो सिर्फ बेहोश हो सकता था। जब मुझे यकीन हो गया कि वो बेहोश हो गया है तो मैंने पहला काम ये किया कि उसकी बंदूक दूर झाड़ियों में फेंक दी। फिर उसके सर पर बंधा हुआ साफा उतार कर उसके मुंह में ठूस दिया कि अगर उसे होश भी आ जाए तो वो फौरी तौर पर शोर न मचा सके। इस काम से फारिग होते ही मैं दौड़कर सुरंग में दाखिल हो गया। शकुंतला जाग रही थी। मैंने उसे कहा मेरे साथ आ जाओ। वो मेरे पीछे पीछे चल पड़ी। हम टीले के नशेब से उतरकर घोड़े के पास आए। मैंने उसे सहारा देकर घोड़े पर बिठाया, राइफल कांधे पर डाली, खुद उसके आगे घोड़े पर बैठ गया और घोड़े को चलाता हुआ जुनूब की जानिब उतराई पर डाल दिया। शकुंतला मेरे साथ लगी बैठी थी। उसके बैठने का अंदाज बता रहा था कि वो घोड़े पर बैठने की आदी है। टीले की उतराई नीचे दूर तक चली गई थी। फिर हमवार मैदानी जंगल शुरू हो गया। हर तरफ अंधेरा था। मैंने शकुंतला से पूछा, हम ठीक समझ जा रहे हैं ना? उसने कहा, मेरा ख्याल है ठीक जा रहे हैं। रास्ते में एक बार फिर मैंने उसे अंग्रेजी में बात की तो उसने मुझसे पूछा, तुम पढ़े लिखे आदमी हो, इन डाकुओं में कैसे आ गए? मैंने अंग्रेजी में ही जवाब दिया, ये तुम्हें मैं फिर कभी बताऊंगा। घोड़ा अंधेरे में दरख्तों और झाड़ियों और ऊंची नीची घास में से इस तरह गुजर रहा था जैसे वो इस किस्म के दुश्वार गुजार रास्तों का आदी हो। वो किसी जगह रुका नहीं था। मैं उसे दौड़ा नहीं सकता था। उसे दौड़ाने के लिए वहाँ कोई जगह नहीं थी, लेकिन घोड़े को मैं जितनी तेज तेज चला सकता था चला रहा था। अपने कयास के मुताबिक मैं अपनी समत को मगरिब की तरफ बरकरार रखे हुए था। दरख्त एक दूसरे के साथ साथ उगे हुए थे। कहीं कहीं पत्थर जमीन से बाहर निकल आए थे जिन पर चलने से घोड़े की टापों की आवाज पैदा हो रही थी। मगर अब हम डाकुओं की कमीनगाह से दूर निकल आए थे। घने दरख्तों की वजह से रात की तारीकी ज्यादा गहरी थी। घोड़े को चलाते हम डाकुओं की सुरंग से काफी दूर निकल आए थे। घना जंगल तकरीबन खत्म हो गया था। आसमान पर झिलमिलाते सितारे नजर आने लगे। उनकी फीकी फीकी रोशनी में मंजर भी थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा था। ये एक खुला मैदान था। मैंने शकुंतला से इस मैदान के बारे में पूछा तो वो बोली, मैं यकीन से नहीं कह सकती कि मैंने इस जगह को पहले भी देखा है। दरिया आएगा तो मैं तुम्हें अपने कस्बे का रास्ता बता सकूंगी। मैं घोड़े को दौड़ाने लगा। मैदान खत्म हुआ तो एक और जंगल शुरू हो गया, मगर इस जंगल में दरख्त इतने गुंजान और साथ साथ उगे हुए नहीं थे। अंधेरे में उनके ऊंचे ऊंचे तने स्याह सतूनों की तरह दिखाई दे रहे थे। यहाँ स्याह काली चट्टानें भी थीं। एक पहाड़ी नाला आ गया। हम उसमें घोड़ा गुजार कर ले गए। कोई आधा घंटा हम उस जंगल में घोड़ा चलाते रहे। सामने से हवा का झोंका आया तो उसमें नमी महसूस हुई। मैंने शकुंतला से कहा, शायद आगे दरिया आ रहा है। उसने कोई जवाब न दिया। दरख्तों से बाहर आए तो सामने दरिया का पहाड़ दिखाई देने लगा। काफी बड़ा दरिया था। रात के अंधेरे और सितारों की फीकी रोशनी में खामोशी से बहते हुए दरिया में एक अजीब सी दहशत और जलाल था। शकुंतला बोली, यही दरिया है, हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं। मैंने कहा, अगर थक गई हो तो हम घोड़े से उतर आते हैं। शकुंतला बोली, नहीं, मैं घुड़सवारी की आदी हूँ। जब पिताजी जिंदा थे तो मैं उनके साथ रोज सुबह सुबह घुड़सवारी के लिए जाया करती थी। अब तो हमारे पास सिर्फ बग्घी के 2 घोड़े ही रह गए हैं। हम दरिया के साथ साथ शुमाल की तरफ जा रहे थे। मैंने दूर नजरें जमा कर देखा। मुझे दरिया के ऊपर एक स्याह लकीर सी नजर आई। मैंने शकुंतला से कहा, मेरा ख्याल है वो सामने रेल का पुल है। शकुंतला ने मेरे पीछे से गर्दन निकाल कर सामने की जानिब देखा और कहा, हाँ, ये रेलवे ब्रिज ही है, हम ठीक जा रहे हैं। उस पुल की दूसरी तरफ राजवाड़े का जंगल शुरू होता है। मैं घोड़े को दुलकी चलाने लगा। रेलवे पुल अंधेरे में वाज़ेह होता जा रहा था। हम दरिया के साथ साथ जा रहे थे। रेलवे पुल के पास आकर हम घोड़े से उतर आए। इस पुल पर एक तरफ रेलवे लाइन बिछी हुई थी, उसके साथ ही पैदल चलने का रास्ता था। दरमियान में काफी ऊंचा लोहे का जंगला लगा हुआ था। हम घोड़े को लेकर पैदल चलने वाले रास्ते पर चलने लगे। हमारी बाएं जानिब नीचे दरिया नजर आ रहा था। पुल के सुतूनों के पास से गुजरते तो दरिया की मौजों का सुतूनों से टकराने का शोर सुनाई देता। रात की खामोशी और तारीकी में दरिया की मौजों का शोर मेरे दिल में खुदाए जुल जलाल की अजमत और हैबत का एहसास पैदा कर रहा था। हम पुल पार करके दूसरी तरफ उतर गए। शकुंतला यहाँ रुक गई। वो सामने और दाएं जानिब देखने लगी। उसने एक तरफ इशारा करके कहा, हम इस तरफ जाएंगे। राइफल मेरे कांधे से लटक रही थी। उसे चलाने का मौका ही नहीं मिला था और ये अच्छी बात ही थी। हमें रास्ते में कोई जंगली दरिंदा भी नहीं मिला था। कुछ दूर तक हम घास और झाड़ियों के मैदान में चलते गए और उसके बाद फिर जंगल शुरू हो गया। शकुंतला ने कहा, ये हमारे राजवाड़े का जंगल है। हम दोबारा घोड़े पर बैठ गए। ये जंगल ऐसा ही था कि इसमें इंसानी आबादी के आसार भी मिल रहे थे। एक तालाब के करीब से गुजरे। एक जगह कुछ झोंपड़ियां दिखाई दी। एक पुराने मंदिर के चबूतरे के करीब से गुजरे। एक जगह कटे हुए दरख्तों के शहतीर पड़े थे। यहाँ दिन के वक्त दरख्तों की कटाई और लकड़ियों की चराई का काम होता था।
शकुंतला बड़ी खुश खुश दिखाई दे रही थी। कहने लगी, यहाँ से हमारे कस्बे की सरहद ज्यादा दूर नहीं है। एक बरसाती नदी आएगी, फिर एक मंदिर का तालाब आएगा, उसके बाद हमारी हवेली आ जाएगी। उसने जिस तरह कहा था वैसे ही हुआ। एक बरसाती नदी आई, उसके बाद एक तालाब आया जिसकी एक जानिब मंदिर का बड़ा सा चबूतरा बना हुआ था। शकुंतला ने कहा, वो सामने आम के दरख्तों के पीछे हमारी हवेली है। हम घोड़े से उतर आए। हम घोड़े को लेकर खुद पैदल चलते जब आम के बाग में से गुजर गए तो मुझे अंधेरे में एक इमारत का खाका नजर आया। शकुंतला मुसर्रत से बोली, ये हमारी हवेली है। माता जी जरूर जाग रही होंगी, भैया भी जाग रहे होंगे। मुझे अचानक अपने सामने देखकर उन्हें किस कदर खुशी होगी। हम हवेली की चार दीवारी के करीब पहुंच गए। यहाँ कोई दरवाजा नहीं था। हम घोड़े को लेकर अहाते में दाखिल हुए थे कि सामने से एक कुत्ता भौंकता हुआ हमारी तरफ आया। मैं रुक गया। शकुंतला दौड़कर कुत्ते के पास गई। नोमी, मैं हूँ, तुम्हारी शकुन। कुत्ता शकुंतला के इर्द गिर्द चक्कर लगाने और उसकी टांगों से लिपटने लगा। कुत्ते की आवाज सुनकर एक चौकीदार ऊंची आवाज में बोला, कौन है उधर? शकुंतला ने ऊंची आवाज में कहा, मैं हूँ बंसी बाबा, मैं हूँ शकुंतला। एक बूढ़ा चौकीदार डंडा हाथ में लिए दौड़ता हुआ हवेली के बरामदे में से निकलकर हमारी तरफ बढ़ा। हमारी बिटिया, हे राम, बिटिया भगवान की कृपा हो गई, मैं रानी माँ को जगाता हूँ। चौकीदार ने मेरी तरफ भी तवज्जो न दी और रानी माँ जी बिटिया आ गई है पुकारता हवेली के बरामदे वाले दरवाजे की तरफ भागा। अंदर एकदम रोशनी हो गई जो कमरे के बरामदे में खुलने वाले रोशनदानों और खिड़की पर गिरे हुए पर्दों के पीछे से नजर आने लगी। दरवाजा एकदम खुल गया। दो औरतें बाहर आईं। उन्होंने झुककर शकुंतला के पांव छुए। मुसर्रत से उनसे बात नहीं हो रही थी। माता जी सो रही हैं क्या? ये दोनों नौकरानियां लगती थीं। एक ने कहा, रानी माँ बीमार है। शकुंतला दौड़कर कमरे में दाखिल हो गई। मैं घोड़े के लिए बरामदे के बाहर ही खड़ा रहा। चौकीदार बंसी ने मुझसे घोड़े की बाग लेते हुए कहा, महाराज घोड़ा मुझे दे दें, मैं इसे तवेले में ले जाता हूँ। मैंने घोड़ा उसे दे दिया। वो घोड़े को लेकर तेज तेज चलता अहाते के कोने की तरफ चला गया। दोनों नौकरानियां भी शकुंतला के पीछे पीछे हवेली के कमरे में चली गईं। मैं बरामदे में सुतून के पास बैठ गया। इतने में शकुंतला बाहर आई। कहने लगी, अंदर आ जाओ प्लीज, माता जी की तबीयत ठीक नहीं, वो खुद बाहर आकर तुम्हारा स्वागत नहीं कर सकती। अंदर आ जाओ, वो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हैं। शकुंतला के साथ मैं एक कमरे में दाखिल हुआ जिसकी छत ऊंची थी। ऊंची ऊंची खिड़कियों पर पर्दे गिरे हुए थे। बिजली के दो स्टैंड वाले पुराने टेबल लैंप रोशन थे। मलिका विक्टोरिया के जमाने के भद्दे और भारी सोफे पड़े थे। दीवारों पर राजे महाराजों की आर्टिस्टों की बनाई हुई रंगीन लंबी लंबी तस्वीरें आवेजा थीं। कमरे की फजा में ठंडक और पुरानी लकड़ी की खुशबू थी। हम उस कमरे से गुजरकर पीछे एक और बड़े कमरे में आ गए। ये बेडरूम था। लकड़ी की मुनक्कश पुश्त वाले एक बहुत बड़े पलंग पर एक बूढ़ी मगर बावकार चेहरे वाली औरत टेक लगाए बैठी थी। उसका आधा जिस्म सफेद चादर से ढका हुआ था। स्याह बालों में सफेद बालों की लटें साफ नजर आ रही थी। बेडरूम में पलंग की दोनों जानिब लकड़ी के स्टैंड वाले पुरानी वजह के फूलदार टेबल लैंप रोशन थे। फजा में किसी बड़े शाइस्ता और मुहज्जब किस्म के परफ्यूम की हल्की हल्की खुशबू रची हुई थी। शकुंतला के आगे मैंने अपने आप को हिंदू जाहिर करते हुए अपना नाम धर्मवीर बताया था। जाहिर है उसने अपनी माता जी यानी रानी माँ से मेरा इसी नाम से तारुफ करवाया होगा। चुनाचे मैंने पलंग के करीब जाते ही बूढ़ी औरत को नमस्कार किया। उस बावकार चेहरे वाली औरत ने एहसानमंद नजरों से मुझे देखा, हाथ जोड़कर मेरे नमस्कार का जवाब दिया और कमजोर मगर भारी आवाज में कहा, धर्मवीर बेटा, तुमने हमारे खानदान पर जो एहसान किया है हम इसका बदला शायद सारी जिंदगी नहीं चुका सकेंगे। मैंने बड़े अदब से कहा, रानी माँ जी, मैंने तो अपना फर्ज अदा किया है। मुझे खुशी है कि मैं आपकी बेटी को इज्जत और आबरू के साथ घर में वापस ले आया हूँ। शकुंतला अपनी माँ के पास इस तरह बैठी थी कि उसका सर माँ के सीने से लगा था और माँ उसके सर पर हाथ फेर रही थी। रानी माँ ने कहा, बेटा धर्मवीर, तुम खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। मैं करीब पड़ी मुनक्कश कुर्सी पर बैठने लगा तो रानी माँ ने कहा, वहाँ नहीं बेटा, यहाँ पलंग पर मेरे पास बैठो। मैं पलंग की पट्टी पर आहिस्ता से बैठ गया। रानी माँ ने दोनों हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरे करीब आओ बेटा, मेरे पास आओ। मैं रानी माँ के करीब हो गया। उसने दोनों हाथ मेरे सर पर और चेहरे पर बड़ी मोहब्बत से फेरे और आगे होकर मेरा माथा चूम लिया। मुझे ऐसे लगा जैसे वाकई मेरी माँ ने मेरा माथा चूमा हो। माँ बहन भाई बहनों की मोहब्बतें एक जैसी होती हैं, जिस तरह पंजाबी में कहते हैं सांझी होती है। ये कुदरती मोहब्बतें हैं और ये रंगो नस्ल और जुग्राफियाई हुदूद और ज़बानों से बेनियाज होती हैं। इन सब में माँ की मोहब्बत सबसे अफजल होती है। दोनों नौकरानियां पलंग के एक तरफ अदब से हाथ बांधे खड़ी थी। रानी माँ ने उन्हें कहा, धर्मवीर के लिए कुछ खाने को लाओ। मैंने कहा, माता जी इसकी जरूरत नहीं है। शकुंतला माँ से अलग होते हुए बोली, नहीं धर्मवीर जी, इसकी जरूरत है। ये बात उसने अंग्रेजी में कही थी। रानी माँ ने शकुंतला को अंग्रेजी में कहा, बेटी तुम खुद जाकर मिठाई लाओ। शकुंतला दोनों नौकरानियों के साथ दूसरे कमरे में चली गई। अब रानी माँ मुझसे मुखातिब होकर बोली, हमने स्टेट पुलिस में शकुंतला के अगवा की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। स्टेट के अलावा शकुंतला के भाई ने ग्वालियर पुलिस को भी रिपोर्ट कर दी थी। मेरा बेटा तो मिलिट्री पुलिस इंटेलिजेंस को भी रिपोर्ट करने वाला था, लेकिन मैंने उससे मना कर दिया। इस तरह से हमारे खानदान की फौज तक बदनामी पहुंच सकती थी। और शायद शकुंतला ने तुम्हें बताया हो, मेरा बेटा और शकुंतला का बड़ा भाई इंडियन फौज में मेजर है। ये सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैं ग्वालियर के फौजी टॉर्चर सेल में रह चुका था और ग्वालियर वहां से ज्यादा दूर नहीं था। शकुंतला का भाई भी फौज में था। उसका हेडक्वार्टर मुमकिन है ग्वालियर में ही हो।
اس کے آگے میرا راز کھل سکتا تھا، لیکن مجھے صرف اس بات کا اطمینان تھا کہ گوالیار چھاؤنی کی فوج اپنی طرف سے مجھے طیارے سے نیچے گرا کر ہلاک کر چکی تھی۔ اب انہیں میرے بارے میں مزید تفتیش کرنے، مجھے تلاش کرنے اور میری جاسوسی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے اگر ڈر تھا تو صرف اس بات کا کہ کہیں اس شکنتلا کے فوجی بھائی نے مجھے گوالیار کے فوجی کیمپ میں دیکھ نہ لیا ہو۔ اگر ایسی بات ہوئی تو وہ 1 سیکنڈ میں مجھے پہچان لے گا کہ میں پاکستانی کمانڈو ہوں، اور بڑا خطرناک کمانڈو ہوں، اور مجھے ہلاک کرنے کے لیے ایک فوجی طیارے سے گرا دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یہ خیال بھی آ گیا کہ میں نے اس خاندان پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ یہ لوگ میرے زیر بار احسان ہیں، ان کو میرا اور مجھے ان کا اعتماد حاصل ہے۔ اس لحاظ سے شکنتلا کا میجر بھائی بھی میری عزت کرے گا، مجھے اس کا اعتماد بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ وہ انڈین فوج میں افسر ہے، اگر وہ فوج کے کسی حساس محکمے میں ہے تو مجھے اس خاندان پر اپنے احسان اور مجھ پر ان کے اعتماد کی وجہ سے اس فوجی افسر سے مجھے بہت سی فوجی معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ مجھے ایسے راز بھی مل سکتے ہیں جو کشمیر کے محاذ پر جنگ کرتے کشمیری مجاہدوں اور پاکستان کی سلامتی کے لیے بے حد مفید ثابت ہوں۔ سب سے پہلے میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ شکنتلا کا فوجی بھائی اس وقت کہاں ہے اور وہ فوج کے کس محکمے میں ہے۔ شکنتلا کی ماں ایک پڑھی لکھی خاتون تھی اور اس نے انگریزی تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کی ہوئی تھی۔ وہ بڑی روانی سے انگریزی بولتی تھی۔ اسے اپنے بیٹے کے فوجی محکمے کا ضرور علم ہوگا۔ میں نے رانی ماں سے کہا، ماتا جی آپ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ ملٹری انٹیلیجنس کو شکنتلا کے بارے میں رپورٹ نہیں کی، اس سے خاندان کی نیک نامی پر حرف آ سکتا تھا۔ اب دیکھیے نا، آپ کی بیٹی عزت و آبرو کے ساتھ گھر واپس پہنچ گئی ہے، آپ کو بھگوان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ میں نے جان بوجھ کر یہ جملے انگریزی میں بولے تھے۔ رانی ماں نے بھی انگریزی میں کہا، ہم بھگوان کا بھی شکر ادا کرتے ہیں اور تمہارا بھی، تم ہماری عزت کو محفوظ ہمارے پاس لے آئے۔ رانی ماں مجھ سے کوئی سوال کرنے والی تھی کہ میں نے انگریزی میں پوچھا، رانی ماں جی آپ کا بیٹا اور شکنتلا کا بھائی فوج کے کس محکمے میں ہے؟ رانی ماں نے کہا، شکنتلا نے تمہیں نہیں بتایا، اسے ضرور بتانا چاہیے تھا، میرا بیٹا فوج کے انٹیلیجنس کے محکمے میں ہے، اس نے لندن میں فوجی ٹریننگ بھی لی تھی، بڑا اچھا لڑکا ہے۔ وہ شکنتلا کے گم ہو جانے پر سخت پریشان ہو رہا تھا، اس روز سے یہاں رہ کر جگہ جگہ ٹیلی فون کرتا رہتا تھا، مگر اسٹیٹ کی پولیس بھی گوالیار پولیس ہی کی طرح نکمی ہے۔ میرا بیٹا آج صبح ہی اپنے ہیڈ کوارٹر ناگپور واپس آ گیا ہے، میں ابھی اسے فون کر کے بتاتی ہوں کہ شکنتلا گھر واپس آ گئے ہیں۔ شکنتلا کا بھائی ملٹری انٹیلیجنس کا میجر تھا، اس کا مطلب ہے کہ اگر اس نے میری شکل گوالیار کے فوجی کیمپ میں نہیں دیکھ رکھی تو میں اسے اعتماد میں لے کر اس سے بڑی اہم فوجی معلومات حاصل کر سکتا تھا۔ اس دوران رانی ماں نے تپائی پر سے کالے رنگ کا پرانا ٹیلی فون اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور آپریٹر کو ناگپور اپنے بیٹے کا فوجی نمبر بتا کر کہہ رہی تھی، میں چھندوارہ اسٹیٹ کی رانی ماں بول رہی ہوں، اس نمبر پر مجھے میرے بیٹے میجر شرد دیوان سے بات کراؤ۔ اتنی دیر میں شکنتلا میرے لیے مٹھائی لے کر آ گئی۔ اس نے ساڑی بدل لی تھی، منہ ہاتھ دھو کر بال بھی تھوڑے سے ٹھیک کر لیے تھے، ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک بھی لگائی تھی، چاندی ایسی تھالی میں کچھ لڈو اور برفی رکھی ہوئی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی، مٹھائی کی تھالی اس نے میری طرف بڑھائی اور کہا، پلیز دھرمویر۔ میں نے شکریہ کہہ کر ایک لڈو اٹھا لیا، تم بھی کھاؤ۔ میں نے ایک لڈو شکنتلا کو دیا، اس نے مسکراتے ہوئے لے لیا۔ رانی ماں ہم دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی، ریسیور اس کے کان کے ساتھ لگا تھا، کہنے لگا، تمہارے بھیا شرت کو فون کر رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ ذرا بلند آواز میں بولی، ہیلو شرت، تم بول رہے ہو؟ تمہیں گڈ نیوز دینی تھی، شکنتلا گھر آ گئی ہے۔ ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے، میرے پاس ہی بیٹھی ہے، لو بات کر لو۔ رانی ماں نے فون شکنتلا کو دیا۔ شکنتلا نے انگریزی میں کہا، ہیلو بھیا، شکنتلا بول رہی ہوں۔ ہاں بھگوان کی بڑی کرپا ہوئی ہے، بس تم آؤ گے تو میں تمہیں سارا قصہ سناؤں گی اور ان سے بھی ملاؤں گی۔ دھرمویر ان کا نام ہے، بڑے نوبل انسان ہیں، بس تم آ جاؤ۔ شکنتلا اپنے بھائی سے بات کرتے وقت میری طرف دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی۔ فون بند ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ شکنتلا کا بھائی میجر شرد دیوان ناگپور سے کل صبح پہلی ٹرین میں چھندواڑہ پہنچ رہا ہے۔ چھندواڑہ ریاست کا اسٹیشن چھوٹا تھا، مگر وہاں ہر گاڑی تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتی تھی۔ شکنتلا نے بتایا کہ وہاں سے ناگپور ٹرین کے ذریعے 2-2.5 گھنٹے کا راستہ ہے۔ میرے لیے شکنتلا نے حویلی میں ایک مہمان خانہ کھلوا دیا جو خاص مہمانوں کے لیے مخصوص تھا۔ شکنتلا کہنے لگی، ہمارے پتا جی کے سورگواش ہو جانے کے بعد خاص مہمان سال 2 سال میں ہی کوئی آتا ہے۔ اس کمرے میں آسائش کی ہر شے موجود ہے، بڑی اعلیٰ قسم کا پلنگ بچھا تھا، چھت پر لکڑی کے پروں والا پنکھا آہستہ آہستہ چل رہا تھا کیونکہ اس علاقے میں گرمی زیادہ نہیں پڑتی۔ ایک نوکر اور ایک نوکرانی کمرے کی چیزوں کو ٹھیک کر رہے تھے۔ اس وقت رات کافی گزر چکی تھی۔ میرے لیے استری کیا ہوا سلیپنگ سوٹ آ گیا۔ شکنتلا جاتے ہوئے بولی، صبح بیڈ ٹی کتنے بجے چاہیے؟ میں نے کہا، نو شکنتلا تھینک یو، میں بیڈ ٹی نہیں پیتا۔ اوکے گڈ نائٹ۔ وہ کمرے کا پردہ ہٹا کر دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد کمرے کی فضا میں کچھ دیر تک شکنتلا نے آتے ہی جس قیمتی پرفیوم کے سپرے اپنی ساڑی پر کی تھی اس کی خوشبو پھیلی رہی۔ بیڈ روم میں سرہانے کی جانب ایک کھڑکی تھی، میں نے اٹھ کر پردہ ہٹایا، کھڑکی کھولی، اس کے پٹ بڑی قیمتی لکڑی کے تھے اور کافی پرانے ہو رہے تھے۔ چوکھٹ میں لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھیں، باہر سے سبزے کی مہک والی تازہ ہوا اندر آنے لگی۔ باہر رات کا گہرا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ مجھے احاطے میں کچھ دور حویلی کی اونچی دیوار نظر آئی۔ میں نے کھڑکی بند کر کے پردہ گرا دیا، باتھ روم کا دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔
बाथरूम में बत्ती जल रही थी। मैंने आईने में अपनी शक्ल देखी। आंख की सूजन जाती रही थी, मगर चेहरे पर सख्त थकावट के असरात थे। मैंने वहीं पड़ी हुई कंघी उठाकर अपने बालों में फेरी। दाढ़ी के बाल भी बढ़ाए थे। बाथरूम में शेविंग का सामान भी शकुंतला ने रखवा दिया था। मैंने उसी वक्त शेव बनाई, मुंह साफ किया, पतलून कमीज उतार कर स्लीपिंग सूट पहना और पलंग पर आकर टेबल लैंप की बत्ती बुझाकर लेट गया। अजीब बात है, नींद बिल्कुल गायब थी। मैं शकुंतला के बड़े भाई मेजर शरद दीवान के बारे में सोचने लगा। वो इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस का मेजर था। अगर उसने मुझे ग्वालियर के टॉर्चर सेल में देखा होगा तो यकीनी तौर पर मुझे पहचान लेगा। अगर नहीं देखा होगा तो ये शख्स मेरे लिए दुश्मन के फौजी राजों का खजाना साबित हो सकता था। मुझे यकीन नहीं था कि वो मुझे पहचानेगा। मुझे बताया गया था कि उसका हेडक्वार्टर नागपुर में है और वो उसी स्टेशन पर एक अरसे से तैनात है। इससे जाहिर था कि उसका ग्वालियर के मिलिट्री कैंप से कोई इस किस्म का ताल्लुक नहीं था कि वो वहाँ पर मौजूद होता। बहरहाल मुझे उसके सामने आने का खतरा मोल लेना ही था। ये खतरा मैं सिर्फ इसलिए मोल ले रहा था कि मुझे उस आदमी के जरिए भारतीय फौज के पाकिस्तान और कश्मीर के खिलाफ जारहाना अज़ाइम का मुकम्मल सुराग मिल सकता था। और अगर मैं शकुंतला और उसके भाई से अपने ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करता तो इंडियन मिलिट्री हाई कमांड के पाकिस्तान के खिलाफ तमाम फौजी अज़ाइम की मैं बराबर सुराग रसानी करके श्रीनगर में हुर्रियत पसंद मुजाहिद कमांडो लीडर शेरवान को और शेरवान के जरिए पाकिस्तान की हुकूमत को भारत के जारहाना नापाक अज़ाइम से बाखबर रख सकता था। ये एक नेशनल कॉज थी। ये मेरे वतन पाकिस्तान की सलामती और उसके इस्तेहकाम का मामला था। इसके लिए मैं अपनी जान की बाजी भी लगा सकता था और लगाता रहा था। अगर बफर्ज मुहाल शकुंतला के भाई मेजर शरद दीवान ने मुझे पहचान भी लिया तो मैं साफ मुकर जाऊंगा और कहूंगा कि मैं वो आदमी नहीं हूँ। बहरहाल फिर मुझसे जो कुछ हो सका करूंगा और ये तय था कि मैं मेजर शरद दीवान के हाथ आने वाला नहीं था। वो लाख इंडियन मिलिट्री का तरबियत याफ्ता फौजी सही, मगर मेरी कमांडो सलाहियतों का मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं थी। यही सोचते रात के किसी पहर मुझे नींद आ गई। तला मेरे लिए मिठाई लेकर आ गई। उसने साड़ी बदल ली थी, मुंह हाथ धोकर बाल भी थोड़े से ठीक कर लिए थे। होंठों पर हल्की सी लिपस्टिक भी लगाई थी। चांदी ऐसी थाली में कुछ लड्डू और बर्फी रखी हुई थी। वो मुस्कुराती हुई मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गई। मिठाई की थाली उसने मेरी तरफ बढ़ाई और कहा, प्लीज धर्मवीर। मैंने शुक्रिया कहकर एक लड्डू उठा लिया। तुम भी खाओ। मैंने एक लड्डू शकुंतला को दिया। उसने मुस्कुराते हुए ले लिया। रानी माँ हम दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। रिसीवर उसके कान के साथ लगा था। कहने लगा, तुम्हारे भैया शरद को फोन कर रही हूँ। उसके साथ ही वो जरा बुलंद आवाज में बोली, हेलो शरद, तुम बोल रहे हो? तुम्हें गुड न्यूज देनी थी, शकुंतला घर आ गई है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, मेरे पास ही बैठी है, लो बात कर लो। रानी माँ ने फोन शकुंतला को दिया। शकुंतला ने अंग्रेजी में कहा, हेलो भैया, शकुंतला बोल रही हूँ। हाँ भगवान की बड़ी कृपा हुई है, बस तुम आओगे तो मैं तुम्हें सारा किस्सा सुनाऊंगी और उनसे भी मिलाऊंगी। धर्मवीर उनका नाम है, बड़े नोबल इंसान हैं, बस तुम आ जाओ। शकुंतला अपने भाई से बात करते वक्त मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई जा रही थी। फोन बंद हो गया। मालूम हुआ कि शकुंतला का भाई मेजर शरद दीवान नागपुर से कल सुबह पहली ट्रेन में छिंदवाड़ा पहुंच रहा है। छिंदवाड़ा रियासत का स्टेशन छोटा था, मगर वहां हर गाड़ी थोड़ी देर के लिए ठहरती थी। शकुंतला ने बताया कि वहां से नागपुर ट्रेन के जरिए 2-2.5 घंटे का रास्ता है। मेरे लिए शकुंतला ने हवेली में एक मेहमान खाना खुलवा दिया जो खास मेहमानों के लिए मखसूस था। शकुंतला कहने लगी, हमारे पिताजी के स्वर्गवास हो जाने के बाद खास मेहमान साल 2 साल में ही कोई आता है। इस कमरे में आसाइश की हर शय मौजूद है। बड़ी आला किस्म का पलंग बिछा था। छत पर लकड़ी के परों वाला पंखा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, क्योंकि उस इलाके में गर्मी ज्यादा नहीं पड़ती। एक नौकर और एक नौकरानी कमरे की चीजों को ठीक कर रहे थे। उस वक्त रात काफी गुजर चुकी थी। मेरे लिए इस्त्री किया हुआ स्लीपिंग सूट आ गया। शकुंतला जाते हुए बोली, सुबह बेड टी कितने बजे चाहिए? मैंने कहा, नो शकुंतला थैंक यू, मैं बेड टी नहीं पीता। ओके गुड नाइट। वो कमरे का पर्दा हटाकर दरवाजा बंद करके चली गई। उसके जाने के बाद कमरे की फजा में कुछ देर तक शकुंतला ने आते ही जिस कीमती परफ्यूम के स्प्रे अपनी साड़ी पर की थी उसकी खुशबू फैली रही। बेडरूम में सरहाने की जानिब एक खिड़की थी। मैंने उठकर पर्दा हटाया, खिड़की खोली। उसके फट बड़ी कीमती लकड़ी के थे और काफी पुराने हो रहे थे। चौखट में लोहे की सलाखें लगी हुई थी। बाहर से सब्जे की महक वाली ताज़ा हवा अंदर आने लगी। बाहर रात का गहरा अंधेरा फैला हुआ था। मुझे अहाते में कुछ दूर हवेली की ऊंची दीवार नजर आई। मैंने खिड़की बंद करके पर्दा गिरा दिया। बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। बाथरूम में बत्ती जल रही थी। मैंने आईने में अपनी शक्ल देखी। आंख की सूजन जाती रही थी, मगर चेहरे पर सख्त थकावट के असरात थे। मैंने वहीं पड़ी हुई कंघी उठाकर अपने बालों में फेरी। दाढ़ी के बाल भी बढ़ाए थे। बाथरूम में शेविंग का सामान भी शकुंतला ने रखवा दिया था। मैंने उसी वक्त शेव बनाई, मुंह साफ किया, पतलून कमीज उतार कर स्लीपिंग सूट पहना और पलंग पर आकर टेबल लैंप की बत्ती बुझाकर लेट गया। अजीब बात है, नींद बिल्कुल गायब थी। मैं शकुंतला के बड़े भाई मेजर शरद दीवान के बारे में सोचने लगा। वो इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस का मेजर था। अगर उसने मुझे ग्वालियर के टॉर्चर सेल में देखा होगा तो यकीनी तौर पर मुझे पहचान लेगा। अगर नहीं देखा होगा तो ये शख्स मेरे लिए दुश्मन के फौजी राजों का खजाना साबित हो सकता था।
مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ مجھے پہچانے گا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ اس کا ہیڈ کوارٹر ناگپور میں ہے اور وہ اسی اسٹیشن پر ایک عرصے سے تعینات ہے۔ اس سے ظاہر تھا کہ اس کا گوالیار کے ملٹری کیمپ سے کوئی اس قسم کا تعلق نہیں تھا کہ وہ وہاں پر موجود ہوتا۔ بہرحال مجھے اس کے سامنے آنے کا خطرہ مول لینا ہی تھا۔ یہ خطرہ میں صرف اس لیے مول لے رہا تھا کہ مجھے اس آدمی کے ذریعے بھارتی فوج کے پاکستان اور کشمیر کے خلاف جارحانہ عزائم کا مکمل سراغ مل سکتا تھا، اور اگر میں شکنتلا اور اس کے بھائی سے اپنے تعلقات کو مزید مستحکم کرتا تو انڈین ملٹری ہائی کمانڈ کے پاکستان کے خلاف تمام فوجی عزائم کی میں برابر سراغ رسانی کر کے سری نگر میں حریت پسند مجاہد کمانڈو لیڈر شیروان کو اور شیروان کے ذریعے پاکستان کی حکومت کو بھارت کے جارحانہ ناپاک عزائم سے باخبر رکھ سکتا تھا۔ یہ ایک نیشنل کاز تھی، یہ میرے وطن پاکستان کی سلامتی اور اس کے استحکام کا معاملہ تھا۔ اس کے لیے میں اپنی جان کی بازی بھی لگا سکتا تھا اور لگاتا رہا تھا۔ اگر بفرض محال شکنتلا کے بھائی میجر شرد دیوان نے مجھے پہچان بھی لیا تو میں صاف مکر جاؤں گا اور کہوں گا کہ میں وہ آدمی نہیں ہوں۔ بہرحال پھر مجھ سے جو کچھ ہو سکا کروں گا، اور یہ طے تھا کہ میں میجر شرد دیوان کے ہاتھ آنے والا نہیں تھا۔ وہ لاکھ انڈین ملٹری کا تربیت یافتہ فوجی صحیح، مگر میری کمانڈو صلاحیتوں کا مقابلہ کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہی سوچتے رات کے کسی پہر مجھے نیند آ گئی۔